नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कहा जाता है कि जब समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे हाथी को भी कुत्ता काट लेता है। मतलब कि जब बुरा वक्त होता है तो हर तरफ से बुराई आती है। प्रधानमंत्री अमेरिका से बहुत खराब संकेत लेकर लौटे। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कहने कहाँ गया वो 56 इंच का सीना। ये भारत वो है जहां घास की रोटी खाकर लोग अपने सम्मान के लिए मर जाया करते थे। ये वो देश है जहां पन्ना धाय अपने बेटे को कुर्बान कर देती थी। और ये वही देश है जहाँ के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं जब अमेरिका से लोग, हमारे भारतीय लोग, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल के उतरते हैं। दुम हिला रहा है कि हमारा देश अमेरिका के आगे, हमारा स्वाभिमान खत्म हो गया अमेरिका के आगे। क्या कर लेगा, हमें प्रतिबंध लगा देगा। हम दो रोटी कम खाएंगे लेकिन देश के स्वाभिमान के लिए तो जिंदा रहेंगे। एक संकेत तो दिया जाएगा देश में कि देश की आन बान और शान के लिए हम कुर्बान हो सकते हैं, अपनी बलि दे सकते हैं, लेकिन देश की शान कम नहीं होने दे सकते। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी करने क्या गए थे अमेरिका? एलन मस्क के बच्चों को खिलाने गए थे। और इस बीच में संघ ने वो काम कर दिया जिसने प्रधानमंत्री जी का बुरा वक्त और दिखा दिया। मैं रांची आया हुआ था। रांची में मुझे सूचना मिली, एक फोन आया कि संजय जोशी नागपुर गए हैं, नागपुर पहुंचे हैं, वैलेंटाइन डे पे नागपुर पहुंचे हैं। मैं उनके कार्यक्रम की पुष्टि नहीं कर पाया। मैं कोशिश करता रहा, रांची में थोड़ा व्यस्त रहा, बात नहीं कर पाया। लेकिन संजय जोशी क्या करने गए हैं इसके लिए मेरे पास एक ही सोर्स था। एक ऐसा बहादुर पत्रकार जो बिजनेस का पत्रकार है लेकिन पॉलिटिकल खबरों में बहुत दखल देता है। संघ की सारी गतिविधियों को जानते हैं। नागपुर चलते हैं, राजीव रंजन से पूछते हैं कि संजय जोशी को वैलेंटाइन डे पे बुलाकर संघ कौन से प्रेम का इलू इलू करना चाहता है। क्या अब बुढ़ापे में मोदी जी की परेशानी बढ़ने वाली है? बहुत शानदार बातचीत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और सांस रोक के, दिल थाम के राजीव रंजन की बातें सुनिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव भाई आपका। एक कहावत है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। तो जो मोदी जी हैं अमेरिका से लगभग सिर मुड़ा के लौटे हैं। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि आपसे बड़ी उम्मीद थी कि हथकड़ी और बेड़ी लगा के जो भारतीय आए हैं वापस, तो ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के कहोगे कि ये बर्दाश्त नहीं हो सकता भाई। हमारा देश वो है जहां पे पन्ना धाय ने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी, अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी। ये देश वो है जहां घास की रोटी खा के लोग जिंदा रहे हैं, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ के रहे। हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर हो जाएगा कि अमेरिका जैसा देश होगा कितना ताकत में, क्या करेगा हमारा? लेकिन भारतीयों को वो हथकड़ी और बेड़ी डाल के वापस भेजेगा। हमारा प्रधानमंत्री वहां जाके बहुत खराब शब्द है लेकिन मिमियाएगा। उसके बाद वो दादागिरी करेगा कि तेल तो हमारे से लोगे, रूस से नहीं खरीदोगे। ये सब बातें होती रहती है। हम लोगों ने शो भी किया था। लेकिन मैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़े इसलिए कह रहा हूँ कि आपने भी मुझे बताया और फिर नागपुर से एक दो फोन भी आए मेरे पास कि संजय जोशी नागपुर पहुंच रहे हैं। मतलब क्या संजय जोशी इंतजार कर रहे थे कि साहब अमेरिका से बेइज्जत होके वापस आए और वो वैलेंटाइन डे के दिन नागपुर आए? अभी पुष्ट होना बाकी है, अभी पुष्टि और हो जाएगी। कल तक आपके सोर्स बहुत अच्छे हैं, आप कल तक पता लगा लोगे कि संजय जोशी ने चाय कहाँ पी और खाना कहाँ खाया। मुझे ये भी पता है कि आपका नेटवर्क इतना तेज है। संजय जोशी और संघ में आपका नेटवर्क बहुत तेज है, आप मुझे पता कर लोगे आप। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हुआ और अमेरिका का जो दौरा है वो सुपर फ्लॉप साबित हुआ प्रधानमंत्री का। सारी बातें अमेरिका की, ऐसा लगा कि अमेरिका ने बुलाया था कि आओ हम तुम्हें बेइज्जत करेंगे, वापस भेजेंगे, तुम जो हम कहेंगे वो तुम मानोगे और उसके बाद हम जो कहेंगे वो तुम करोगे। और इस बीच में दूसरा झटका संजय जोशी का नागपुर आना। खेल क्या, नागपुर की राजनीति क्या है? भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा, नागपुर चाह क्या रहा है, संघ चाह क्या रहा है? क्या जान लेगा मोदी की 7 स्टार टाइप की बिल्डिंग बना के दे दी मोदी जी ने दिल्ली में? खेल क्या है आप समझाइए, आप बेहतर समझा सकते हैं। देखिए, पहली बहुत बढ़िया सवाल है संजय जी। पहली बात तो ये है कि आज वैलेंटाइंस डे है और संघ और नागपुर संजय जी का वैलेंटाइन है, पहला प्यार है। तो वैलेंटाइंस डे के दिन तो आना ही था उनको और वो आए हैं, ऐसा मेरे स्रोतों ने बताया है, सोर्सेज ने बताया है। देखिए संजय जी, संगठन की ताकत क्या होती है इसका एहसास जो है वो भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने या संगठन के लोगों ने समझा दिया है, बता दिया है। मई 2024 में इलेक्शन संपन्न हुए थे लोकसभा के। आज फरवरी आ गई है, मिड फरवरी है।
यानी लगभग आप समझ लीजिए कि 9 महीने के आसपास हो गया है इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पाया। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए तय नहीं हो पाया क्योंकि आरएसएस का बहुत ही ज्यादा प्रेशर है नरेंद्र मोदी और बाकी भाजपा के जो लीडर्स हैं, जो मोदी खेमे के हैं, कि भाई आप संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाइए। बहुत ज्यादा प्रेशर है। हरियाणा इन्होंने उसी प्रेशर में जीता, महाराष्ट्र जीता कि भाई हम कैसे भी संघ को मना लें, संगठन को मना लें कि भाई आप जो है किसी और नाम पे, जो नाम हम आपको दें, जैसे कि आपके ये हो गए भूपेंद्र यादव हो गए, या उड़ीसा से जो एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं वो हो गए, कई लोगों के नाम चले कि भाई आप इनमें से किसी के भी नाम पे स्वीकृति दे दीजिए। परंतु वो स्वीकृति बनती हुई नजर नहीं आई और संगठन का, संघ का अभी भी जो है बहुत प्रेशर है मोदी और अमित शाह के ऊपर में कि संजय जोशी का ये जो वनवास है, इस वनवास की वापसी हो। देखिए 2006 के बाद से संजय जोशी जो है वो मतलब वनवास ही काट रहे हैं। आज 19 साल हो गए, 14 साल में तो भगवान राम का भी वनवास समाप्त हो गया था, तो अब और 19 साल हो गए, अब और क्या परीक्षा देना बाकी रह गया है संजय जोशी को। 19 साल से उनको जो है, मतलब जो आदमी इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय मतलब संगठन महासचिव हो गया था, वो व्यक्ति 19 साल से आज जो है हाशिए में पड़ा हुआ है। और उसकी जो संगठन की शक्तियां जो है, संगठनात्मक जो शक्तियां हैं उसके अंदर में, उस शक्ति को ठीक से यूज नहीं किया जा रहा, यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका से आने भर की इनकी देरी थी मोदी जी की। संघ फिर से प्रेशर बनाएगा और प्रेशर कंटिन्यूसली बना भी रहा है संघ कि भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हो। आप मुख्यमंत्री तो पर्चियों से चुन लेते हो, परंतु जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है 9 महीने से मामला लटका हुआ है। परंतु ये एक तरीके से आरएसएस की ताकत को भी दर्शाता है, संगठन की ताकत को भी दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो भी संगठन के विरुद्ध जाके एक तरफा जो है घोषणा नहीं कर रहे। ये ताकत है संगठन की। जब आपका संगठन स्ट्रांग होता है तब बड़े बड़े लीडर, मोदी हो चाहे अमित शाह हो, इस टाइप के लीडर घबराते हैं संगठन से। और बात भी सही है कि किसी भी राजनीतिक दल का जो मूल है, जो मूल ताकत जहां से डिराइव होती है, पावर जहां से डिराइव होता है, वो है संगठन। और ये बीजेपी बता रहा है कि संगठन स्ट्रांग है, चूंकि आरएसएस जो है उसका संगठन में बहुत ज्यादा दखल है और आरएसएस चाहता है कि संजय जोशी किसी भी तरीके से जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में चित्र स्पष्ट हो जाएगा कि किसको नेशनल प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। जी संजय जी। देखो ठीक है राजीव भाई, मैं एक डिस्कवरी पे एक प्रोग्राम देख रहा था। जंगल का राजा शेर होता है, लोग उसके फोटो लगाते हैं, लिखते हैं कि जंगल का राजा है, उसकी बादशाहत काम रहती है उसकी। जब जवानी होती है तो जिधर जिधर राजा चलता है उधर जंगल चलता है। लेकिन उस डिस्कवरी के प्रोग्राम में लिखा था कि राजा का जब, शेर का जब अंत होता है या उसकी जीवन की अंतिम पारी होती है, वो बड़ी दुखदाई होती है। जो आसपास के जबड़े होते हैं, चूंकि मांस फंसा रहता है, उसमें आमतौर पे कैंसर हो जाता है। शेर शिकार नहीं कर पाता और शेर की जो मृत्यु होती है वो बहुत दर्दनाक होती है। शिकार कर नहीं पाता, भूखा प्यासा तड़प तड़प के मरता है। ऐसा मैंने डिस्कवरी के प्रोग्राम में देखा। अब मैं दर्शकों से कहूंगा इसकी तुलना मत करिए, मैं इसकी प्रधानमंत्री जी से तुलना नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जिस पड़ाव पर पहुंच के उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को पैदल किया। ये कहा कि भाई उम्र हो गई है, अब ये मार्गदर्शक मंडल में जाएं। अब प्रधानमंत्री जी उस उम्र के मुकाम पर खुद आ गए। और कहा भी जाता है कि जब आप गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं तो खुद उसमें गिरते हैं। जो जाल बना था, जो नेटवर्क बना था उन्होंने, प्रधानमंत्री जी उसमें आ गए हैं। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने सोचा नहीं था, उनके चमचों ने, उनके एंकरनियों ने, उनके चहेते एंकर ने, सुधीर चौधरी और रूप कल्याकर जैसे लोगों ने समझाया था कि प्रभु आप तो 400 पार जा रहे हैं, आपकी महिमा तो पूरे देश में गाई जा रही है। और प्रधानमंत्री जी बहुमत से दूर रह गए। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू उनको भगवान की तरह लगे क्योंकि उनके बिना सरकार गिर जाएगी। ऐसे मौके पे संघ भी आके तरेरने लगा। संजय जोशी तो बिल्कुल आंख नहीं उठाते थे, संजय जोशी का नाम चलने लगा। संजय जोशी अध्यक्ष बने, संजय जोशी महासचिव बने या संजय जोशी कुछ ना बने, लेकिन हम और आप डिस्कस कर रहे हैं। हमने, आपने पहली बार आप ही ने संजय जोशी का नाम कि हम लोगों ने चैनल पे शुरुआत की थी कि संजय जोशी का जब नाम चला था तब तक देश में कहीं किसी अखबार में, किसी यूट्यूब में, किसी चैनल में संजय जोशी का नाम नहीं था।
संजय जोशी बने या ना बने ये दूसरा विषय है, लेकिन संजय जोशी का नाम चलना भी मोदी जी के दिल को, अगर मैं मोदी जी की जगह होता, मैं खुद रख के देखता हूँ, 75 साल का हो गया होता, मुझे पता होता कि अब मेरी राजनीतिक पारी और 1-2 साल की बची है, शरीर भी उम्र के साथ-साथ साथ छोड़ता है। ऐसे मौके में संजय जोशी जैसे दुश्मन, जिसकी अश्लील सीडी कांड ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, वो ताकतवर हो जाए, क्या कहते हैं इसको, क्या ग्रह नक्षत्र कहते हैं, सितारे कहते हैं, भाग्य कहते हैं, या बुरा वक्त कहते हैं, क्या कहते हैं राजीव? देखिए, भाजपा का इनहेरेंट नेचर है ये। जब जब नेता, देखिए लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी को बनाया था, इस बात में कोई दो राय नहीं रखेगा, कोई भी इस बात में जो है, इस बात से सहमत होगा कि भाई अगर वो रथ यात्रा नहीं निकलती तो शायद भारतीय जनता पार्टी का आज जो स्वरूप देख रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी उतनी विशाल पार्टी के रूप में परिवर्तित नहीं होती। पूरी हिंदी पट्टी में जो है भारतीय जनता पार्टी छा गई। आप सोचिए 1989 में, जहां तक मेरी याददाश्त जा रही है, पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी हिंदी पट्टी में भैरव सिंह शेखावत की, ठीक है, 1989 में। और आप सोचिए वो 1989 के बाद में वीपी सिंह के साथ में इन लोगों ने सरकार बनाई, उससे अलग हुए। 1989 के बाद में जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी लेके गए भारतीय जनता पार्टी को कट्टर हिंदुत्ववाद की तरफ, उसने पार्टी की रूपरेखा आगे के 3-4 दशक के लिए, है ना, डिफाइन की कि ये पार्टी कौन सा पाथ लेके चलेगी। वो लाल कृष्ण आडवाणी जी का क्या हश्र हुआ ये हमने देखा। संजय जी, 2001 के पहले नरेंद्र मोदी को कोई नहीं जानता था। ये नागपुर में लोग मतलब ये चर्चा करते रहते हैं कि इनके मुख्यमंत्री बनने के पहले इनको कोई नहीं जानता था, मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक मैं है, तो उनको भी, राजीव जी एक मिनट रुकूंगा, मैं तो उन दोस्तों को भी जानता हूँ जो बताते हैं कि जब बीजेपी का प्रोग्राम होता था, तो होता है ना कि जैसे हम लोग जाते हैं तो अगर संपादक लोग जा रहे हैं तो एक असिस्टेंट डिप्यूट कर दिया जाता है, कोई भी जाए, पॉलिटिकल पार्टी जाए वाली जाए, कि भाई देखो संपादकों का ध्यान रखना, चाय पानी कोल्ड ड्रिंक पानी सबका ध्यान रखना। तो बीजेपी की तरफ से या संघ की तरफ से नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति थे जो कई कई बड़े संपादकों का ध्यान रखा करते थे। आपने एग्जैक्टली। खाना खा लिया, आपने चाय पी ली, मतलब वो उस लेवल के थे। तो उस लेवल से यहाँ तक आना बिल्कुल ठीक बात है। और वाजपेयी जी ने तो राजधर्म याद दिला दिया था, लेकिन आडवाणी जी ने बचाया था। सॉरी मैंने आपको बीच में रोका, आप कंटिन्यू करें अपनी बात। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा था कि देखिए आडवाणी जी ने इनको बैठाया वहां पे। केशु भाई पटेल ने उस टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, इसलिए इन्होंने केशु भाई पटेल को अपना जो है, ये कहते रहे कि मेरे राजनीतिक गुरु हैं। दोनों लोग को निपटा दिया इन्होंने, लाल कृष्ण आडवाणी को भी और केशु भाई पटेल को भी। और संजय जी, जो मैं अभी आपको बात बताने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बात जो है, ये किसी ने कहीं, कोई चैनल पे, कहीं न्यूज़पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब फिर से वैसा ही जो है डेंजरस कॉकटेल जो है वो बनने की शुरुआत हो गई है। ये डेंजरस कॉकटेल जो है, ये देवेंद्र फडणवीस और संजय जोशी की जो है वो जोड़ी है। देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी का क्रिएचर है, नरेंद्र मोदी का क्रिएशन है। 2014 में देवेंद्र फडणवीस को भी नहीं मालूम था कि वो सीएम बन जाएंगे। वो तो गोपीनाथ मुंडे जी की यदि 3-4 महीने पहले मृत्यु नहीं हो जाती महाराष्ट्र इलेक्शन के पहले, तो देवेंद्र फडणवीस सीएम कैंडिडेट नहीं थे। ठीक है, नितिन गडकरी को भी उस टाइम में संघ ने समझाया कि भाई अपना ही दूसरा लड़का बन रहा है, अब बनने दो। तो गडकरी साहब का ये उदार दिल था, बड़े मतलब वो उनके बहुत अच्छे संबंध रहे फडणवीस जी के पिताजी के साथ में, और इनको अपना शिष्य ही उन्होंने माना, तो इन्होंने बनने दिया। उस टाइम में किसी ने भी ऑब्स्ट्रक्शन हर्डल्स क्रिएट नहीं किए। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस जी बन गए। और आज देवेंद्र फडणवीस जी इतने सशक्त स्थिति में हैं कि उनके 4 पीए हुआ करते थे 2014 में, आज चारों के चारों एमएलए हैं। इस बार सुधीर को भी बना दिया उन्होंने, वानखेड़े को। बाप रे बाप, अपने पीए को एमएलए चुनवा के वो जिता के लेके आए। वाह। ठीक है, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हरिशंकर तिवारी और बाकी लोगों के किस्से बड़े मशहूर हैं। और एक पंडित करके बुलंदशहर से विधायक हुए, वो ड्राइवर थे एक विधायक की गाड़ी के, तो ड्राइवर साहब इतना माल माल बटोर गए, वो विधायक बन गए। तो ये बढ़िया कि आपके यहाँ पीए 4 है, पीए चारों के चारों एमएलए बन गए। वाह, धन्य है बीजेपी। जी राजीव भाई। मतलब आप सोचो, जो इनके साथ के जो इनके पीए थे, देवेंद्र फडणवीस की ताकत आप समझिए
कि आज वो जो उनके पीए हैं वो बन गए हैं, ये सबके सब एमएलए आमदार बन गए हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की इकाई पे पूरा जो है कब्जा कर लिया है, बहुत स्ट्रांग कंट्रोल है। जैसे नरेंद्र मोदी का भाजपा की इकाई पे स्ट्रांग कंट्रोल था, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा की इकाई पे बहुत स्ट्रांग कंट्रोल कर लिया है। और संजय जोशी जो है, ये जब देवेंद्र फडणवीस कुछ नहीं हुआ करते थे उस टाइम में संजय जोशी बहुत बड़े इंसान हुआ करते थे, ठीक है। तो अब ये बात अलग है कि 19 साल से ये अलग है, बट संजय जोशी के तूती बोला करती थी 1990s के एंड में और 2000 की बिगनिंग में, नागपुर में भी और पूरे भारत में भी। तो अब जो है ये ऐसा लग रहा है कि मोदी जी जिस तरीके से पीछे जा रहे हैं और मोदी जी अमित शाह को बनाना चाहते उस जगह पे, शायद ये डेंजरस जो कॉकटेल है मोदी जी के लिए, संजय जोशी संगठन में और देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करेंगे, ऐसा एक समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है संघ द्वारा, और जो संघ में उच्च पदों पे बैठे जो लोग हैं उनके द्वारा। ये बात आपको कहीं सुनने को नहीं मिली होगी, ये एकदम अंदर खाने की बात है। पर आप देखना बाकी जो यूट्यूब चैनल्स हैं अब इसको चोरी करेंगे और अपने अपने कॉन्सेप्ट को लगा के इसको चलाना शुरू करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये चाहता है कि संगठन पे संजय जोशी और पार्टी के अंदर में देवेंद्र फडणवीस, ये दोनों की जोड़ी जो है ये वापस से इनकी पुनर्स्थापना हो, नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाए, ठीक है, 2026 में भेजा जाए या 2027 में भेजा जाए, वो डिसाइड करेंगे कब भेजना है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी पूरे दमखम से चाहते कि वन नेशन वन इलेक्शन कर दे। और इस बात की बहुत गहरी चर्चा है कि अपोजिशन पार्टीज अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है इलेक्शन के लिए। तो जब बंगाल और तमिलनाडु में इलेक्शन होगा उसी वक्त में पूरे देश में इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर देंगे, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की जो भावना है, इसके सबसे ज्यादा विरोध में ममता बनर्जी रहने वाली है। इनको पता है कि भाई बंगाल में मान लीजिए 2 साल ममता बनर्जी रही और तीसरे साल में इलेक्शन करा दे तो कभी नहीं मानेगी। तो जब बंगाल में इलेक्शन हो रहा है या स्टालिन नहीं मानेंगे, परंतु जब बंगाल और तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहा है उसी टाइम में यदि वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पे ये पूरे देश में इलेक्शन करा दें तो ज्यादा विरोध आएगा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की खुद की अपनी सरकार है। अच्छा, उसके पीछे खेल क्या होगा वन नेशन वन इलेक्शन में? खेल क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी अपनी सुप्रीमेसी शो करना चाहते हैं, जो उनके ऊपर में बार बार इल्जाम लगता है कि ये इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं, ये वोटर्स को मैनेज कर रहे हैं, है ना, गलत मतलब जो वोटर्स के द्वारा जो है इलेक्शन जीता जा रहा है, इलेक्शन रिग किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि कोई इलेक्शन रिग नहीं है, पूरे देश में मेरे से बड़ा कोई लीडर नहीं है। और नरेंद्र मोदी के मन में एक टीस है, ये 240 की जो टीस है वो टीस कहीं बनी हुई है। वो 240 की अपने सदस्यों के साथ में जो है ज्यादा दिन सत्ता चलाना नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी को कभी भी जहां पे भी वो रहे वो बहुमत में रहे, चाहे गुजरात हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो आप देखिए पहली बार उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पास में छोटी छोटी बातों के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये उनको नागवारा गुजर रहा है। तो हो सकता है, मैं ये चीज को इसलिए बार बार बोल रहा हूं, अपोजिशन पार्टीज को रेडी रहने की जरूरत है, उनको तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि पता चला वो ऊँघते हुए सोते हुए नजर आए और लोकसभा इलेक्शन घोषित कर दिया जाए और वो तैयार ही नहीं है, मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है इलेक्शन के लिए। तो ये जो चीज है, इस चीज के लिए अपोजिशन पार्टीज को रेडी रहना पड़ेगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। खैर ये थोड़ा मुद्दे से हम अलग हो गए, परंतु मुद्दा जो है वो ये है, इस मुद्दे पे एक सवाल मेरा ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या चंद्रबाबू नायडू नीतीश राजी हो जाएंगे? इन दोनों के बिना तो पास हो नहीं पाएगा, बहुमत की सरकार है नहीं। देखिए नीतीश का तो नवंबर में इलेक्शन है, हो सकता है उसको फरवरी में बंगाल और तमिलनाडु में 2026 में, तो 3-4 महीने का अंतर है, ठीक है। तो हो सकता है 3-4 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा दें वहां पे, क्या दिक्कत है। चंद्रबाबू नायडू को परेशानी हो सकती है, उनको कुछ लॉलीपॉप दिया जाए, आई डोंट नो, मतलब उनको हो सकता है समझाया जाए, बताया जाए, कुछ किया जा सकता है उनके लिए। परंतु नीतीश कुमार को कोई प्रॉब्लम, और देखिए मैं आज आपको बता रहा हूं संजय जी, मार्क माई वर्ड्स, नवंबर में हम लोग एक बार फिर बात करेंगे। इलेक्शन यदि इस बार हुआ बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नीतीश कुमार को इग्नोर करने वाली है। नीतीश कुमार को कट टू द साइज करने के लिए जो है उन्होंने प्रशांत किशोर नाम का एक वायरस छोड़ दिया बिहार में, ठीक है। अब यहां कांग्रेस की भूमिका आती है। कांग्रेस
क्यों, मतलब कांग्रेस को तैयार रहने की और झपट्टा मारने की जरूरत है। जैसे बास झपट्टा मारता है उस तरीके से कांग्रेस को झपट्टा मारने की जरूरत है। ये जो 16% नीतीश जी जो अपना वोट लेके घूमते हैं, ये 16% जो है ये वोट कांग्रेस का ओरिजिनल वोटर है, ये कांग्रेस के ओरिजिनल वोटर्स हैं। ये कांग्रेस के पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बिहार जैसे एरिया में, स्टेट में, जहां पे वो बहुत सालों से अपने दम पे कुछ नहीं कर पाई है, वो उस वोट की तरफ जो है झपट्टा मार के अपनी तरफ लेके आए, जो नीतीश का ठीक वोट है, है। ये बिल्कुल सही। स्ट्रैटेजी की बात है। अब इनके हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वाले लोग हैं, मुझे नहीं मालूम ये कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्या बनाते हैं। तो राहुल गांधी के करीब कोई पहुंच ही नहीं सकता। यहाँ पे 4-4, 5-5 बार के टर्म्स के आमदार और खासदार बोलते हैं फोन करके कि राजीव भाई उनके तक पहुंचना नामुमकिन है। तो ये मैं अभी जो है मैं मैं स्ट्रैटेजी जो है। जी मैं राजीव भाई रांची आया हूँ आज। जी। अच्छा। रांची में मुझे एक प्रोफ़ेसर मिले और बहुत बहुत पॉलिटिकली एक्टिविस्ट हैं, बड़ी अच्छी विचारधारा है। राहुल गांधी जब यहाँ पे आए तो उन्होंने वो संविधान वाली यात्रा जो है, उसपे उन्होंने राहुल गांधी से बात भी करी और बहुत वैचारिक स्तर पे बड़ा मजबूत आदमी है। उसके बाद उन्होंने इच्छा ज़ाहिर की, चूँकि प्रोफ़ेसर है, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी, किताब-विताबें लिखी है, कि राहुल गांधी से वो मिलना चाहते हैं। 1 साल होने को आ गया, समय नहीं मिला। रांची में कांग्रेस मजबूत हो, इस तरह इंटेलेक्चुअल लोग जुड़े हैं, तो संविधान की बात कर सकते हैं, प्रोफ़ेसर होते होंगे। ये बात तो आपकी बात सही है कि मैं मान सकता हूँ कि कुछ ऐसा लोचा है, वरना इस तरह के इंटेलेक्चुअल लोगों को जोड़ना चाहिए, राहुल गांधी को मिलना चाहिए। लेकिन मैं मूल सवाल पे लौटता हूँ, क्या संघ को भी मौका मिल गया है? संघ भी अपने पुराने हिसाब-किताब, जेपी नड्डा का वो बयान कि हमें अब संघ की ज़रूरत नहीं है, उससे हिसाब-किताब बराबर करने जा रहा है वो? देखिए, जेपी नड्डा ने वो क्यों बयान दिया, ये आज तक जो है ये बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं कि जे पहली बात तो जेपी नड्डा को इतने पावर थे क्या कि वो इस तरीके का बयान जो है वो दे सकें। वो किसकी सहमति से बयान आया होगा, इसके ऊपर में तमाम तरीके के कयास लग रहे हैं। अब मतलब ये जेपी नड्डा ही स्पष्ट करेंगे कि भाई मतलब वो बयान क्यों दिया गया, परंतु वो बेवकूफी, मतलब कंप्लीटली इडियोटिक स्टेटमेंट था। आप अपने मातृ संघ को नाराज करके या उनको उंगली करके आप क्या अचीव कर लोगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। लाइफ में हर चीज का एक पर्पस होना चाहिए। लाइफ में हुँ। हर चीज का एक पर्पस होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं, जो स्टेटमेंट है, उसका पर्पस क्या है, वो क्या मीट कर रहा है नहीं, नहीं, वो। मैं मुझे लगता है राजीव भाई उसका पर्पज़ ये था कि हम घमंड में चूर हैं। हमें हाँ, पता है कि 400 पार आ रही हैं, तो तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी हैसियत क्या? संघ को एग्जैक्ट। सीधे-सीधा, बहुत खराब वर्ड है लेकिन यही था, उसके अलावा क्या मकसद हो सकता है? कोई मकसद दूसरा नहीं है कि तुम क्या हो? करते रहो जो कि हम तो 400 पार होंगे। संघ भी अब बता रहा है कि तुम क्या हो? हाँ, अब ये देखिए पूरा 2024 का इलेक्शन कैंपेनिंग आप ध्यान दीजिए, इतने दंभ, इतने अहंकार, इतने घमंड में भरे हुए थे। मोदी और मोदी के आसपास के जितने भी नेता हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, मतलब ये लग रहा था कि भाई ये तो राजीव गांधी का इस बार रिकॉर्ड तोड़ देंगे 1984 के इलेक्शन का। जिस तरीके से बातें की जा रही थी, आप देखिए वो रजत शर्मा का वो इंटरव्यू निकाल के देखिए जो मोदी जी के साथ में लिया है। क्या दम्भी, क्या अहंकारी वो इंटरव्यू है, मतलब। और हाँ, रजत शर्मा किस तरीके की फप्तियां कस रहे हैं, आप उससे हाँ, समझ जाइए कि ये जो इनके आजू बाजू के जो चंगू मंगू लोग हैं, इन्होंने क्या स्वप्न दिखा के रखा था मोदी जी को। हाँ, और ठीक जब बात वो है। सुनते जी हैं कि रजत शर्मा के पास में अपनी बिल्डिंग के किराए के पैसे नहीं थे और मोदी जी आए तो उसके बाद तीनों खान उनके आने लगे, उसके बाद में पैसे की लक्ष्मी जी की वर्षा हो गई। तो कहीं न कहीं नमक का कर्ज तो उनको अदा करना था। एक आखिरी सवाल, संजय जोशी को बुलाकर आप और पुश कर लीजिएगा कि वो आए हैं, तो क्या मुझे यकीन है कि कल तक आपके पास सारा नेटवर्क मौजूद हो जाएगा कि संजय जोशी ने कहाँ चाय पी, कहाँ खाना खाया, किससे क्या बात करी। संजय जोशी अगर नागपुर में आए हैं, तो मोदी के लिए एक लाइन में बताइए क्या संदेश है? सचेत रहो, सचेत रहो। मैं, मेरा एंड नहीं हुआ है। संजय जोशी फिनिक्स हैं, उनको 19 साल से जो हाशिए पे धकेल दिया गया था, एशेस से फिर से उभरने वाले हैं। कब हुँ, तक लड़ेंगे ये संजय जोशी से, आप मुझे बताइए। संजय जोशी इनसे जवान है, इनसे कम उम्र के, और बहुत जल्दी उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया था। अब वो बात अलग है, उनकी किस्मत खराब है कि वो 19-20 साल से जो है वो हाशिए पे हैं। परंतु आने वाले जो नेक्स्ट 10 साल हैं, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में संजय जोशी का बहुत अहम किरदार रहने वाला है।
आप देखते जाइए, 10 साल तक आप भी हैं, मैं भी, भगवान करे हम दोनों रहें, तो मेरे दोस्त हम लोग ये खुद देख लेंगे। मेरा जी। एक दोस्त है, उसने कहा था संजय जोशी शेर हैं। कल मैं चिड़ियाघर घूमने गया था, मुझे बड़ा मजा आता है चिड़ियाघर जाने में। तो वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, मैं दिखा रहा हूँ, लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ, ये लाइन लिखी हुई थी। उस लाइन की बड़ी अच्छी लाइनें थी, पढ़ के सुना रहा हूँ। पिंजड़े में भी आकर कमजोर नहीं होता, दोस्त शेर जहां भी रहे शेर होता है। तो संजय जोशी क्या करेंगे, इसकी निगाह बना रहे कि आप मालूम करिएगा, फिर हम लोग शो करेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने समय दिया, थैंक यू भाई। ये तो राजीव रंजन, कितनी बेबाकी से इन्होंने विशेषण किया भारतीय जनता पार्टी का। मुझको यकीन है अगर आपको बातचीत पसंद आएगी तो आप अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।